बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपकी थकावटें उतर गई होगी बसंत की और आप अब फ्रेश होंगे, अपने कामों पे जा रहे होंगे। मंडे कल का दिन बड़ा स्लो था जी, जिन्होंने बसंत मनाई और भरपूर तरीके से 3 दिन मनाई, उनके लिए मंडेज़ बड़े मुश्किल थे क्योंकि जितने लोगों से मैं बात करी थी सब कहते हैं कितना मुश्किल वर्किंग डे, बिकॉज सुबह 5 बजे तक बसंत का टाइम था आई बिलीव, और बहुत सारे लोगों ने उसको आखिरी घंटे आखिरी मिनट तक उस टाइम को यूटिलाइज़ किया है। बट आई होप कि ऐसी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते रहें। अच्छा जी, एक और कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। हमें पता है कि क्रिकेट के हवाले से जब भी हम बात करते हैं क्रिकेट में बड़ी हैपनिंग रहती है, और पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप में जो 15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था वो शेड्यूल के मुताबिक खेलने का फैसला कर लिया है। ये फैसला जी श्रीलंकन सदर की दरखास्त हो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते के बाद किया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक जी दोनों रहनुमाओं ने माजी में एक दूसरे को मुश्किल अदवार में क्रिकेट के जरिए दी गई जो हिमायत है उसको याद किया, और इससे कबल पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती के तौर के ऊपर जो भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया था। अब ICC, PCB और BCB की दरमियान लाहौर में होने वाली जो तवील मुज़ाकरात थे उसके बाद बांग्लादेश को जुर्माने से इस्तिस्ना और मुस्तकबिल में ICC इवेंट की मेज़बानी की यकीन दहानी भी कराई गई है। सोर्सेज के मुताबिक जी पाक भारत मैच ना होने की सूरत में ICC को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ना था, और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया कि दूसरी तरफ इवेंट में पाकिस्तान और आज जब हम दूसरे तरफ इवेंट की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस USA उसके खिलाफ USA के खिलाफ पाकिस्तान आज अपना मैच खेलने जा रहा है, और USA की टीम इस बार खासी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट जो उन्होंने मैच खेला था उसमें हम सब ने देखा कि कितनी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के तौर पे उन्होंने परफॉर्म किया जी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम USA के अगेंस्ट कैसे स्ट्रैटेजी अपनाएगी, और ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैच इतवार को होगा क्योंकि ये जो हमने पहले स्टांस लिया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हिदायत की थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के पेश नज़र कल ये हतमी फैसला हुआ कि पाकिस्तान मैच खेलेगा, और जिन शराइत और दरख्वास्त की गई थी वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें से मेजरली बहुत सारी चीज़ों को मंजूर किया गया। इस पर ज़रा हम तज्जिया ले लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। फैसला कैसा लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम। देखें, फैसला तो मेरे लिए मैं कहता हूँ इतना शॉकिंग नहीं था क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे टाइम, आपको पता है, इसको प्रोएक्टिव रहा है। पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो को लेके बांग्लादेश को साथ लेके चला है। दुनिया के वर्ल्ड मैप के ऊपर पाकिस्तान आपको नजर आता है, और 1.5-2 साल से आप भी मानेंगे इस चीज़ को, जब से मोहसिन नकवी साहब ने ओवरटेक किया तो वो आपको चीज़ें नजर आ रही हैं कि जो अथॉरिटी होती है एक बंदे के पास, क्योंकि खुद भी गवर्नमेंट के अंदर है, उनके पास अथॉरिटेटिव पर्सन है, तो राइट डिसीजन फॉर द राइट जॉब एक बंदा बैठा है वहां पर। मैं कहूँगा कि आपने घुटनों पे लेके आप ICC को आए, जो कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल को हमेशा आपको पता सपोर्ट करती हुई आई है। मुझे पता है रेवेन्यू की बात करें, बाकी मामला बात करें तो उनको सबसे ज्यादा शेयर भी मिलता है। जितना भी ये सारे जो हैपनिंग्स हुई हैं काफी दिनों के अंदर, तो आप देखें कितने क्रिकेट बोर्ड ने इसके अंदर स्टेप इन भी किया। मैं बड़ा हैरान था कि जब एमरेट्स क्रिकेट बोर्ड से कॉल आई कि जी आप इस मैच को लाजमी खेलें, फिर कल श्रीलंकन प्रेसिडेंट से शायद अपना ये चीज हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात करें, बैकडोर लॉबिंग की बात करें, तो डेफिनेटली बेशक वो चीज अब ऑन एयर आए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि ऑस्ट्रेलिया है चाहे इंग्लैंड है, वहां से भी रिक्वेस्ट जरूर पाकिस्तान को आई है, क्योंकि सबको पता है कि जितना ये जनरेट करेगी अमाउंट वो कोई मैच जनरेट नहीं करके देता। फिर आपको पता है कि अगर आप मीडिया स्पॉन्सर्स की बात करते हैं, मीडिया राइट्स की बात करें, जो इंडिया में इस वक्त जो बड़े बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए हैं जिसमें अंबानी वगैरह भी हैं, वो भी परेशान थे कि आखिर क्या होगा, क्योंकि जो मीडिया जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने भी धमकी दे दी थी कि भाई यहाँ तो ये तो बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला है, इस मैच को रीस्केड्यूल किया जाए या वर्ल्ड कप को रीस्केड्यूल किया जाए। वर्ल्ड कप से पहले की मुझे बात है, ये चीजें हो रही थी, लेकिन जो आपने नाइंसाफी बांग्लादेश के साथ की वो कहीं ना कहीं आपके आगे आनी थी, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इसको पॉजिटिवली लेके चला है। कि खबर आ रही थी कि ICC का कोई मेन इवेंट जो है बांग्लादेश वो होस्ट करेगा, फिर उसके बाद प्लेयर्स को सैंक्शन नहीं लगेंगी। सबसे बड़ा जो अरमला इशू था वो ये था कि प्लेयर्स को सैंक्शन ना लगे, क्योंकि मसला होता है कि जब क्रिकेट बोर्ड
जो भी मामला होते हैं ना, प्लेयर्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं। क्रिकेट बोर्ड तो करता ही करता है, प्लेयर्स क्योंकि जाके दुनिया में क्रिकेट लीग्स नहीं खेल सकते, सैंक्शंस लग जाती हैं, बायलैटरल सीरीज का मसला बन जाता है, फिर आपको पता है डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो अच्छी बात है कि आईसीसी ने एक स्टेप पीछे लिया, लेकिन मैं आज भी फील करता हूँ कि ये इतना बुरा टाइम है इस वक्त, खास करके जय शाह के लिए, कि जो इस वक्त वो बिल्डिंग में मौजूद है, जो कि हर चीज आपको पता है, मुंबई में उनके वाले साहब बैठे हैं, उनसे ही पूछते रहते हैं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ही इज नॉट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब आप बात करते हैं क्रिकेट की, क्रिकेट टर्म्स का, हमको तो पता भी नहीं क्या करना है। मुझे फील होता है कि वर्ल्ड कप के बाद या कुछ 1.5-2 महीने के अंदर, क्योंकि सीट्स रिवॉल्व होती हैं, हर किसी को आपको पता अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे फील होता है 1.5-2 महीने के अंदर ये शोर पड़ने लगा आईसीसी के अंदर कि भाई क्या ही इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इनके खिलाफ वो जो अदम एतमाद होता है, या ठीक है आप चंक ज्यादा शेयर करते हो, मुझे पता लोग कह रहे होंगे कि पैसे भी ज्यादा इंडिया देता है, मुझे नहीं लगता कि सीट से हिलेगा, लेकिन बस होगी ना, क्रिकेट बोर्ड्स की बस हो चुकी हुई है। कल मैं रिवेन्यू शेयर देख रहा था, तो पाकिस्तान ने शायद उस पर भी बात की है कि जो रिवेन्यू जो आता है खास करके भारत और पाकिस्तान के मैच में, उसको भी इक्वल डिवाइड किया जाए, क्योंकि शायद 35, सॉरी पता नहीं 50+% या 40+% है, मुझे उसका एक्यूरेट फिगर पता नहीं, वो इंडिया ले जाता है इस चीज के अंदर। तो बहुत सी चीजें जिसमें आपने इनको दबाना था, और मुझे एक ही अल्फाज कहूंगा, आपने कहा था कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। आप अपनी शक्ल देख लें और अपने सोशल मीडिया पे हालात देख लें कि आप कितना आइसोलेट हुए हैं, कि पाकिस्तान ने किस तरीके से एक पॉजिटिव अपना डिप्लोमेसी खेली, आपकी तरह नेगेटिव नहीं गए कि जिस तरीके से बैन कर दो इनके प्लेयर्स को, या बाहर जाके जो लॉबिंग करते हो लीग्स के अंदर के प्लेयर्स को अलाउ ना करो खेलना, तो आपने हमने वो नहीं किया। हमने फिर भी दरवाजे खुले रखे, और सब देख रहे हैं अब सुपर संडे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स है। एज अ क्रिकेटर मुझे भी तकलीफ तो ऑब्वियसली होती है कि हाथ नहीं मिलाना सारे मामला हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ग्राउंड में जाएं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, इनको मारें, ताकि इनकी अकड़ टूटे और सब कुछ आपके सामने, अब सभी चीजें जो उनकी अकड़ वगैरह सब टूट जाएगी जिस दिन हम इंशाल्लाह जीतेंगे इनसे, और बड़ा मजे का मैच संडे को होने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वही बात है अवैस जो आपने कही है कि हमें अब क्रिकेट के ज़रिए भी जवाब देना है, क्योंकि कल जो मीटिंग में हतमी फैसला भी हुआ है, और जिस पे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ना मैं डरता हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर और ना ही फील्ड मार्शल। दोस्त ममालिक ने बड़े हाई लेवल पे राबता किया था, और जब कोई ख़ुद घर चल कर आए तो बहुत सारी बातें भुला दी जाती हैं। तो ये बड़ापन ही था हमारा, और हमने इस चीज़ को ऑन किया कि ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब ज़रा वैसे हम थोड़ा सा एनालिसिस टीम पे भी कर लें। पहला मैच हमारा नीदरलैंड्स के अगेंस्ट था, देन अब हमने यूएसए के अगेंस्ट खेलना है, देन फिर हम इंडिया के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। हमारी टीम इसकी तैयारी ग्राउंड के अंदर, ऑब्वियसली वी ऑल एक्सपेक्ट कि ये सारे जो मेलो ड्रामा इंडिया या आईसीसी ने किया है, उसके बाद अब हम अपने स्पोर्ट से जवाब दें, अपने खेल से जवाब दें। तैयारी के लिए व्हाट वी नीड टू डू। देखें, जो स्क्वाड इस वक्त हमारे पास मौजूद है, अगर आप रियलिटी चेक पे हैं, तो मसला ये है कि इसके अलावा आपके पास कोई बैकअप प्लेयर्स है नहीं। बेंच लाइन आप देखें तो आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं होती। मैं खुद भी जब एक वर्ल्ड कप की जब आप कैंपेन स्टार्ट करते हो, तो आपकी कोशिश होती है कि मैं फुल फ्लेज स्क्वाड के साथ जाऊं, जिसमें मैं अगर बॉलिंग यूनिट की बात करूं, तो मैं शायद जाता आपके स्पेयर अटैक के साथ, जो कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी हैं। लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ जो कंडीशंस हैं मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं। विकेट की जब एक आई से आप देखते हो एक डिफरेंट होती है, वहाँ जो मैनेजमेंट बैठी है वो हमसे बेहतर समझती है कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। नॉट अगेंस्ट सलमान मिर्जा, ही इज अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। जिस तरीके से शाहीन जब भी नहीं हुआ, सलमान मिर्जा ने परफॉर्म करके दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी अगर नहीं मैच खेलता, तो आपके पास एक अच्छा बैकअप है, वो सलमान मिर्जा की शक्ल में है, और ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो जाता। एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि शाहीन, ठीक है पहला मैच था, क्रिटिज्म तो बनता है, क्योंकि नीदरलैंड्स के खिलाफ अगर आप ये परफॉर्मेंस होगे तो टॉप टीम्स के खिलाफ आप क्या करोगे, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल इस वक्त, आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। आपने वो जोर पे बस बनाया हुआ है, कि मजबूरी के तहत बना दिया हुआ है। लेकिन अगर आप शाहीन शाह अफरीदी, मैं बॉलिंग यूनिट से आऊंगा, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, काफी टाइम से बिग बैश के बाद भी आप देख लें, सिवाय वो एक मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाकी आप देखें अभी आप देख लें, तो उनका रिदम कटा हुआ नजर आता है। पता लगता है कि वो 100% मैच में नहीं है। वो प्रेशर भी माउंट कर रहा होता है, क्योंकि आप एक कप्तान भी हो और ये टीम के, तो आपको जो परफॉर्मेंस होती है, जो डिमांड होती है ना, वो आपकी बॉडी भी आपसे और सवाल जवाब दिमाग भी कर रहा होता है कि भाई कब देनी है, तो मैं कप्तान हूँ। मसला ये आता है कि मैं हमेशा ही बात करता हूँ, जब हम भी खेलते थे ना, तो हमें भी डर होता था कि यार स्क्वाड के अंदर रहना है, स्क्वाड से बाहर निकल गए तो क्या होगा। लेकिन अब जब जब एक ट्रैक पे आए ना, तो फिर शायद समझ में आई कि जो छाती पे स्टार लगा हुआ है ना, उससे बड़ा कोई भी नहीं होता। और हकीकत है, जो मेरी स्टार लगा होगा ना चेस्ट के ऊपर, उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है मेरे लिए। पहले पाकिस्तान है, तो बाद में प्लेयर है। मसला क्या होता है कि
हमारे, मैं तो चले पाकिस्तान नहीं खेला, एक नॉन टेस्ट नेशन खेला हूँ, लेकिन नॉन टेस्ट नेशंस में भी ना क्लैरिटी बहुत कम होती है। एक प्लेयर को बता दिया जाए या प्लेयर और बोर्ड के बीच में क्लैरिटी बहुत कम इस सेंस में होती है कि आप शाहीन को बता दें कि यार आप हमारे T20 प्लान्स में नहीं हो, आप हमारे ODI के प्लान्स में हो, या ये जो गेम है तुम्हें डिमांड नहीं कर रही, हम रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं, आपको हम सीट पे बिठाना चाहते हैं। डर किस चीज का है मुझे नहीं पता, किस चीज का डर है, क्या फैंस का डर है, क्या किसी चीज का प्रेशर है। सेम विद बाबर आजम, मुझे पता है बहुत से लोग इस वक्त मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मुझे शायद जो टीवी पे देख रहे हैं बाबर वाली बात पे, लेकिन अगर आपको डिमांड लग रहा है कि बाबर आजम डज नॉट फिट इनटू द टीम किसी भी मैच के अंदर, क्योंकि जब श्रीलंका में आपने मैचेस खेलने हैं वहां पर ज्यादातर मैचेस, कुछ मैचेस बीच में आपके 15 10 ओवर या 16 ओवर के आएंगे या 12 ओवर के शायद आए, बारिश की वजह से कह रहा हूँ। क्या उस वक्त बाबर आजम टीम के अंदर उस मिडिल ऑर्डर के अंदर आना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको उस वक्त हाई स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए। आई नो वो जिस तरीके की कैलिबर क्रिकेट खेलते हैं वर्ल्ड क्लास, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप उसके साथ भी तो ज्यादती कर रहे हो ना। आप उसको जिस ऑर्डर पे लेके आ रहे हो खेलने के लिए, उसने पूरी जिंदगी खेला ही नहीं उस ऑर्डर के अंदर। वो प्लेयर है जिसमें वो दायरा बंद होता है, वो आके अपना इजीली शॉट्स निकाल लेता है, बाउंड्रीज निकाल लेता है, तो उसके लिए वो आसान होता है स्कोर करना। जब वो दायरा खुल जाता है उसके लिए स्कोर करना मुश्किल है। जिस पोजीशन पे वो खेल रहा है वहां पर आपने स्ट्राइक रेट को भी देखना है, वहां पर आपने इनिंग्स को बिल्ड भी करना है, वहां पर आपने मैच भी जितवा के देना है। अगर आप कंपैरिजन पे आ जाओ, बाबर पेशावर जल्मी या सिडनी सिक्सर्स की बात करूं, पोजीशंस डिफरेंट थी, लेकिन वहां पर वो नेचुरल गेम इसलिए खेल सकता है क्योंकि मैं लीग क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके इर्द गिर्द 6 से 7 ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो कि अडॉप्ट कर लेते हैं कि अपनी गेम खेले, हम अपनी हाई फ्रीक्वेंसी गेम खेलें, और खेलते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि पूरी पूरी की बैटिंग ऑर्डर उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो कहाँ से आपके पास तो ऐसा कोई प्लेयर मौजूद नहीं है। उस्मान खान की बात करें, उसने पूरी जिंदगी ओपन किया है, वन डाउन खेला है, आप उसको उठा के चौथे नंबर पर भेज रहे हो, जो कि मुश्किल पोजीशन है। स्पिन के खिलाफ वो अच्छा खेलता होगा, लेकिन वो पोजीशन डिफरेंट है ना, आप ज्यादती कर रहे हो उस लड़के के साथ। ख्वाजा नाफे बाहर बैठा हुआ है, उसने एक मैच खेला, उसने उसमें अच्छा परफॉर्म किया। मैं आज भी कहता हूँ इट्स वेरी अर्ली टू गेट हिम इनटू द पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड, क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है, इट्स नॉट इजी। वो उसने भी पूरी जिंदगी ओपन ही किया है या वन डाउन खेला है, ओपन ही खेलता रहा, वन डाउन भी नहीं खेला। जिस पोजीशन में आप उसको लेके आओगे वो परफॉर्म नहीं करेगा, कल को मैं ही बैठ के कहूंगा भाई इसको कहाँ से उठा के आप लाए हो। तो बहुत सी चीजें जिसमें पाकिस्तान को अपने आप को सेट करने की जरूरत है। वेरस आपके ऑलराउंडर्स हैं, फहीम की बात कर लें आप, नवाज की बात कर लें, ये वो लड़के हैं जिनको मैं कहता हूँ आपको हर मैच खिलाना चाहिए। उनको आपको बॉलिंग भी फहीम अशरफ को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं। ऑलराउंडर्स हमेशा यूटिलिटी क्रिकेटर्स होते हैं, वो आपको मुश्किल टाइम में आपका साथ दे जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान को स्टिल सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, लेकिन वो कहते हैं ना पाकिस्तान टीम से क्या इश्क है जब तक वो ऑपरेशन थिएटर में आपको लेके जाए। जो उस दिन मामला थे तो मिनी हार्ट अटैक्स आते डॉक्टर हैं मुझे, आपको, मिनी हार्ट अटैक्स। देखिए मेरा क्योंकि आपकी बैकएंड टीम को पता है, मेरा खुद भी इस वक्त इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, तो मुझे डॉक्टर कह रहा था भाई साइड पे रह, छोड़ दे मैच को। मैं कहा ये क्या करना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है सीरियसली, आई होप यू गेट वेल सून अवैस। आपको जो भी इशू है आई चेक विद माई टीम ऑफ एयर, बट गेट वेल सून। आई बिलीव कि आप यू आर डूइंग वेल। अब दुआ करें बेहतर हो, पहले से अल्लाह का शुक्र है, बस चले आए वापस वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाओ। अल्लाह करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा वैस, अब ये जो हम सारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो भी हमें बैटिंग ऑर्डर और सारी चीज़ें मिडिल ऑर्डर की बात की है, आई रियली वांट आप बॉलिंग साइड के ऊपर भी। अब यूएसए के अगेंस्ट जो हम खेलने जा रहे हैं मैच, हमने यूएसए के और इंडिया के मैच में देखा कि यूएसए अपना पूरा होमवर्क करके आया था। इंडिया को उन्होंने फंसाया और बुरे तरीके से भी समहाउ फंसाया, लेकिन उसको ओवरकम कर लिया गया समहाउ। बट यूएसए से हम मैच हारे हुए हैं, तो हम इतना हल्का नहीं ले सकते उस टीम को भी। देखें यूएसए की अगर एक चीज तो अच्छी लगी मुझे अर्मिला के, जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं उन लोगों ने, एसोसिएट नेशंस ने, उन्होंने टफ टाइम दिया बड़ी से बड़ी टीम को। चाहे वो आप उस दिन यूएसए की मैच की बात करें, वो होता है ना कि एक्सपीरियंस भी होता है कि बड़ी टीम से आपको जीतना आना चाहिए, तो प्रेशर भी आपको समझ आए। चाहे नेपाल का सबसे मजे का मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेपाल इतना टफ टाइम देगी। लेकिन यूएसए मैच की अगर आप बात करें तो यूएसए मैच का सबसे बड़ा जो जो मुझे प्लस पॉइंट नजर आया था उनकी बॉलिंग यूनिट का स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे अली खान की भी अपडेट नहीं है क्या वो आज के मैच में अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो बेचारे जब बाहर गए 2 ओवर्स के बाद तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ प्रेशर रिलीज हुआ था इंडिया के ऊपर। क्योंकि इंडिया आपको पता है हमेशा टॉप 3 to 4 आप प्लेयर्स की बात करें जो टॉप 4 हैं उन पे ही सारा रिलायंस करती है। सूर्य कुमार यादव ने जो इनिंग्स खेली है वो लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इनिंग है जो उसने खेली है, ठंडा काम रह के आखिर तक लेके गया। लेकिन जो उनकी बॉलिंग यूनिट है, खास करके अली खान की बात करें, यूएसए की बात कर रहा हूँ, उनके जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था उनका नाम बड़ा मुश्किल है,
बड़ी जबरदस्त अपना उनका जो एक डिसिप्लिन, जो चैनल बॉलिंग आप कहते हो ना, वो उन्होंने मेंटेन करके रखी है। आप उनकी फील्डिंग यूनिट की बात करें, वो बड़ा तगड़ा था। तो बिल्कुल ठीक उनका है। डिसिप्लिन बॉलिंग यूनिट आपको नजर आता है। मोहसिन हमारे खुद भी पाकिस्तान अंडर 19 खेला हुआ लड़का, साथ में पेशावर जलमी खेला है हम्म। वो लड़का, उसने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की। फिर आज न्यूज आ रही थी, हमारे एक और फास्ट बॉलर एहसान आदिल, वो यूएसए टीम के अंदर उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने रिप्लेस किया किसी को, तो एक्सपीरियंस तो उनके पास मौजूद है। बैटिंग के अंदर असल में उसने क्यों एक्सपोज हुआ यूएसए, क्योंकि जो उनके टॉप 3 बैट्समैन है, जिसमें एंड्रू गॉस की बात कर लें जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर भी हैं, बिल्कुल सही। दो और प्लेयर्स की बात कर ले, वो 3 से 4 के ऊपर बहुत ज्यादा ठीक है। रिलाई करती है यूएसए की टीम को। अच्छा वो स्टार्ट हमें देंगे। जब वो 3 खिलाड़ी आउट हुए तो उनके ऊपर प्रेशर माउंट हो गया। वो मैंने कहा ना सही। कि एक बड़ी टीम के खिलाफ आपको इनिंग्स को बिल्ड करने हम्म। और जो होता है ना रिलैक्स करना, अपना दिमाग जो सा वो आपको आना चाहिए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जितने बड़े मैचेस आएंगे आप सीख जाओगे। बिल्कुल ठीक है। अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन आई नो पाकिस्तान ऑब्वियसली इज अ ग्रेट टीम, लेकिन यूएसए ने जितना टफ टाइम दिया तो डेफिनेटली हमें भी अपने कुछ टिक मार्क्स करने हैं कि यार बिल्कुल हमने किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। खास करके आपके मिडल ऑर्डर की बात करूं कि ठीक है। वहां पर आपने रन्स को किस तरीके से आपने लेके आगे चलना है। स्ट्राइक रेट है चाहे रन रेट है, उसको यानी आपको मेंटेन अपना करने के ऊपर होमवर्क बहुत। करके ही ग्राउंड में उतरना है, अदरवाइज आप स्ट्रगल कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम था बट आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इस पे एनालिसिस दिया। अवैस हमारे साथ मौजूद थे जी, क्रिकेट के ऊपर तज्जिया दे रहे थे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया संडे को है, लेकिन पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट पहले अपना मैच खेलेगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस टॉपिक के ऊपर मैंने बात करनी है, ये बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल इस तरह से है कि पाकिस्तान के अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जो अकेले रहने वाले मर्द या ख़वातीन हैं, उनको बरसों से रिहाइश के हसूल में एक बड़ी डिस्क्रिमिनेशन का सामना रहा है। ऐसे लोगों के लिए गैर तहरीरी जो पॉलिसियाँ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, निजी इमारतें हैं, उसमें मामूल बन चुकी हैं। हालांकि इनका कोई वाज़े कानूनी हैसियत मौजूद नहीं है। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद जो हरासानी है, उसके हालिया तारीखी फैसले ने इस रवायत को डायरेक्टली चैलेंज करते हुए वाजे किया है कि इज़्दिवाजी हैसियत या जिन्स की बुनियाद के ऊपर रिहाइश से इनकार आईने पाकिस्तान, मसावात, इंसानी वकार और नकलो हरकत के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये फैसला महज एक कानूनी मिसाल रहेगा या वाकई पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं जिसमें रिहाइश के रवैयों को बदलने की सलाहियत रखता है। इस वक्त फौजिया वकार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासियत, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फौजी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो पॉलिसी और जो हम इस इशू को बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इसको डिटेल में एड्रेस भी कीजिएगा, क्योंकि ओवर द टाइम हमने बहुत सारे ऐसे इशूज़ देखे हैं कि जो अगर ख़वातीन हैं या मर्द हैं, अगर कहीं पर उनको इंडिपेंडेंट रहना है तो उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज या हर्डल मौजूद है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। और अब बहुत ज़्यादा लोग अपने मुलाजमत के लिए मुल्क के अंदर भी एक से दूसरे शहर में जाके रहते हैं। ख़ास तौर पे बड़े शहरों में मकानी बहुत ज़्यादा होती है। अब एक जो और ट्रेंड है वो ये है कि ख़वातीन अब मुलाजमत के लिए दूसरे शहरों में जाती हैं, रिहाइश लेती हैं, और बहुत दफ़ा मिल के इसलिए रिहाइश लेती हैं कि वो सेफ़र होता है उनके लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मगर लड़कियां हो या लड़के हों को रिहाई से डिनाई किया जाता है, और उसकी जो वजूहात बयान की जाती हैं वो ये कई दफ़ा लड़कों के लिए ज़्यादातर सिक्योरिटी की वजह बयान की जाती है, और लड़कियों के लिए अक्सर सोशल इश्यूज बताए जाते हैं कि इन प्लेन वर्ड्स ये समझा जाता है कि अगर लड़कियां अकेली रह रही हैं, नॉन मैरिड अनमैरिड हैं, तो वो प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज करेंगी। हमारे मुशाहिदे में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी रेंटल प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत लड़कियां हों या लड़के हों उनको अकेले रहने पे मना किया गया हो। वैसे भी हमारा आइन जिसका आपने जिक्र किया, उसमें आर्टिकल 25 ख़वातीन की बराबरी के लिए रियासत को मजबूर करता है कि वो ऐसे इक़दामात ले जो बेहतरी की तरफ चलें। साथ ही साथ आर्टिकल 34 हमारे आइन का कहता है कि ख़वातीन की पब्लिक स्पेसेस में मौजूदगी के लिए आज़मत शामिल है, खुद इक़दामात ली। तो ये उनको बहुत बड़ा मसला आता है कि जब वो जाती हैं, लड़कों का फिर भी ये होता है कि वो किसी के घर रह लिए, लड़कियों का ये होता है अगर वो किसी के हैं तो जो घर में रहने वाले आदमी हैं या आने जाने वाले लोग हैं वो भी उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा होते हैं। ये बहुत मुश्किल। हमारे पास जो एक ऐसा केस आया, मुझे खुश बहादुर खातून थी जो लेके आई,
जिन्होंने कहा कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एक सीनियर प्रोफेशनल हूँ, और मुझे डिनाई किया गया। पहले मुझे ये कहा गया तो मेरी बहन और भाई आके रहे साथ, और उसके बाद मेरा पानी बिजली बंद कर दिया गया, और अब मुझे तंग करके निकाला जा रहा है। तो देखिए, हरासियत का जो कानून है वो कहता है कि जो अज़दवाजी हैसियत है की बुनियाद पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ख़वातीन की, बेसिस पे आप उनको नौकरी दे या निकाल नहीं सकते। सिमिलरली जब वो एक खास एक किसी भी पॉलिसी से इम्पैक्ट हो या किसी भी इम्पैक्ट हो उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या आप उनके इम्तियाजी सलूक में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक खातून की जो प्रोफेशनल जर्नी थी उसको रोका जा रहा था बाय डिनायल ऑफ रेंट, और जब वो लेके आई तो ये अच्छी बात है कि इन दिस केस मैनेजमेंट रियलाइज्ड कि हाँ, हमें शायद ये नहीं करना चाहिए, और वो सेटल कर गए और वो खुद ही मामला रिजॉल्व हो गया। मगर ये जो फैसला जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, उसमें हमने वाजे किया है कि कोई भी टेनेंसी एग्रीमेंट, हाउसिंग रेगुलेशन या कानून ये रिकग्नाइज नहीं करता कि अज़दवाजी हैसियत के बुनियाद पे रेजिडेंस डिनाई की जाए या दी जाए। वैसे भी अगर कोई ऐसी पॉलिसी इनफॉर्मल प्रैक्टिस में एग्जिस्ट भी करती हो, ये इलीगल है, इसकी कानून में कोई हैसियत नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी है और हैसियत का कानून तो ख़ास तौर पे डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। तो इसके ज़रिए मुझे मेरी उम्मीद है कि ना सिर्फ एक्सक्यूज़ मी सिंगल लड़कियों बल्कि सिंगल लड़कों को भी कुछ आसानी होगी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आज ही सुबह में एक पैगाम आया कि ये आपका जो फैसला है, एक लड़के का पैगाम आया जो कि एक सीनियर ऑफिसर है एक बड़े बैंक में। उसने कहा कि मैं जब कराची मूव हुआ तो मुझे 3 महीने तक किसी ने घर नहीं लेने दिया, और मैं 1.5 घंटा ट्रैवल करके आता था, क्योंकि हम 3-4 लड़के बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में हमें मिला के नहीं दिया जाता। मैं समझती हूँ कि सिक्योरिटी के खदशात होते हैं, मगर आप उन इक़दामात को इलीगल करार दें और उसकी बुनियाद पे लोगों को निकाल दें, मगर आप सिंगल स्टेटस होने की वजह से लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं रोक सकते। बिल्कुल ठीक है, एंड आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज आप जिन ऑफिसर्स का भी जिक्र कर रही हैं, मेरी अपनी टीम में ऐसे 2 लोग मौजूद हैं जिनको ये चैलेंजेस रहे हैं कि वो दूसरे शहरों से आके यहाँ काम करें। तो आई बिलीव ये फैसला समहाउ बहुत सारे, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फौजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फौजिया वकार हमारे साथ मौजूद थी जी। और ये जो फैसला है समहाउ बहुत सारी जो रवायात हैं या जो पॉलिसीज़ ना होने के बावजूद इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब हम बात करेंगे ऐसे पॉलिसी फैसले की जिसने मुल्क भर के जो सोलर सार्फिन हैं उनको बहुत मुतासर किया है। नेपरा की जानिब से जी जो जारी करदा नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 के तहत पाकिस्तान में जो नेट मीटरिंग का बाज़ाब्ता खात्मा कर दिया गया है। इसकी जगह जी नेट बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग का निज़ाम नाफिज किया गया है, जिसमें अब यूनिट के बदले यूनिट नहीं बल्कि रकम अदा की जाएगी। नए निज़ाम के तहत जी सोलर सार्फिन की जो इजाफी बिजली है कौमी औसत जो ख़रीद है यानी तकरीबन 11 रुपये फ़ी यूनिट पर ख़रीदी जाएगी, जबकि ग्रिड से ली जाने वाली जो बिजली है इस पर वही महंगा रिटेल टैरिफ लागू होगा जो बाज़ घरों में 50 रुपये फ़ी यूनिट से तजावज़ कर चुका है। हुकूमत के मुताबिक जी सोलर की गैर मामूली तोसी से जो डिस्कोज है उनको 101 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। मगर अब सवाल ये है कि क्या इस माली तवाज़ुन की कीमत घरेलू सारिफ अदा करेगा, क्या ये मॉडल तवील मुद्दत में पायदार साबित होगा? इस पर हम बात करेंगे। वकास मूसा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम जिस पॉलिसी पे बात कर रहे हैं मैं चाहूँगी आप इसके प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से हमारे देखने वालों को ज़रूर बताइएगा, और ये जो पॉलिसी जो घरेलू सार्फिन हैं वो इससे किस तरह से मुतासर होंगे। जाहिर है पहले एक बहुत रिलीफ था कहीं ना कहीं जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में या जिस तरह से रेजिडेंस के अंदर लोगों को इसकी कन्वीनियंस थी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल जी, ये जो पॉलिसी है इससे एक मेजर इम्पैक्ट आएगा और ख़ासकर घरेलू सार्फिन को आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो घरेलू सार्फिन का है।
तो जिस तरह आपने बताया, मेन जो चीज चेंज हुई है वो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग हो गई है। तो नेट मीटरिंग क्या होती है? नेट मीटरिंग ये होती है जिसमें यूनिट से यूनिट एडजस्ट होता है। तो जिन लोगों ने सोलर लगाया होगा या जिनको पता होगा कि सोलर के दिन के टाइम पे जो प्रोडक्शन होती है उसमें से जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होते हैं वो आप ग्रिड को वापस दे देते हैं, यानी अपने डिस्को को, आईएसको को, लेस्को को, जो भी आपका है उसको वापस कर देते हैं, और शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके बदले वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अगर आपने 20 यूनिट एक दिन में भेजे या महीने में 300 यूनिट भेजे, तो वो 300 यूनिट के बदले आपके दूसरे 300 यूनिट आपके बिल में से माइनस हो जाते हैं, इसलिए उसको नेट मीटरिंग कहते हैं। उसमें आपको फायदा ये होता है कि पूरे यूनिट की जो प्राइस है वो आपको मिल जाती है। जब आपका 300 यूनिट से 300 यूनिट एडजस्ट होते हैं तो जाहिर है अगर यूनिट 50 रुपए का या 55 रुपए का होता है, जो आजकल का रेट है, बल्कि कहीं कहीं पे तो 60 रुपए तक का भी रेट है, तो आपको 60 रुपए का पूरा फायदा होता है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे और हम इसको करेंगे नेट बिलिंग। नेट बिलिंग में ये करेंगे कि वो जो आपने 300 यूनिट दिए हैं उसके बदले आपको यूनिट नहीं मिलेगा, यानी आपको 50 या 60 रुपए का फायदा नहीं होगा। आपको उन्होंने एक फिक्स फायदा कर दिया, उन्होंने कहा हम आपको उसके बदले 10 रुपए देंगे। तो अगर आपने 300 यूनिट दिए हैं तो उसके बदले आपको जो 10 रुपए मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको 3000 रुपए मिलेंगे। जहां पहले आपको 15,000 रुपए या 18,000 रुपए का फायदा होना था, वो फायदा कम होकर 3000 रुपए पे चला जाएगा। या आप इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि अब आपको एक यूनिट को कैच करने के लिए, यानी आपको 50 या 60 रुपए कम कराने के लिए अपने कोई 5 या 6 यूनिट देने पड़ेंगे। तो जो 1:1 का रेशियो है उसके बजाय उसको 1:6 का रेशियो ऑलमोस्ट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बहुत कम कर दी है। जो चीज वो बना के दे रहा है उसकी जो कीमत खरीद है वो एकदम से 50 रुपए से गिरा के 10 रुपए या 11 रुपए पे लेके आए, तो जाहिर है उससे इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है, जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, वो कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट का ख्याल है कि ये चीज़ मुल्क के लिए बेहतर है, जबकि इसके बारे में ज़ाहिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स और जो सोलर के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी, पावर के भी, दूसरे ममालिक के भी सब यही कह रहे हैं कि इतना ड्रास्टिक चेंज जो है वो इस वक्त बेहतर नहीं है। इससे आपका जो सोलर की एक अच्छी खासी रेवोल्यूशन चल रही है, या एक सोलर का एक अच्छा पाकिस्तान में एक फ़ायदा हो रहा है, जिसमें ज़ाहिर है हमारे देखे ना, आगे जब इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम होती है तो इलेक्ट्रिक के ये जो ऑयल के इम्पोर्ट्स और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो कम होती हैं, ज़र मुबादला का बेनिफिट होता है, ग्रीन पाकिस्तान का एक बेनिफिट होता है, वो सारी चीज़ों पे एक ब्रेक लग जाएगी, जो कि जाहिर है एक मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए चंद महीनों के लिए शायद डिस्कोर्स को कुछ फायदा हो जाएगा कि उनके जो रेवेन्यू रुके हुए थे, जो कस्टमर्स ने अपने बिल जीरो कर लिए थे, वो बिल जीरो नहीं होंगे। अब एक बंदा जो एक घर जो अगर एक घर में बिल जो है वो जीरो आ रहा था साल के चंद महीनों में, तो अब वो बिल जीरो का नहीं आएगा, उसके बजाय उसको 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 का बिल देना पड़ेगा। तो इस तरह डिस्कोर्स जो कि अपना रेवेन्यू नहीं बना सक रहे हैं, उनको एक ज़बरदस्ती का एक रेवेन्यू सोर्स दिया जा रहा है। अच्छा वकास साहब, अभी आपने खुद भी बात की, मेरा सवाल यहाँ पे कि ठीक है डिस्कोर्स को फ़ायदा होने के लिए ये चीज़ की गई है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा है कि जब ये सोलर लगाने का काम या सिलसिला शुरू हुआ था तो बड़ा इनकरेज किया गया था और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने घरों के ऊपर, अपने ऑफिसेज में, हर जगह पे सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशंस की थी, सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस की थी, और ये समहाउ एक बड़ी रिलीफ की सी कैफियत आई थी। और फिर एक तरफ आपने लोगों को इनकरेज किया, हमने फ्री में दिए, पता नहीं लोगों को क्या क्या उसके बेनिफिट्स और पर्क्स बताए, और अब एकदम से इन पॉलिसी में चेंज समहाउ एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो समहाउ इस तरीके से रिलीफ ले रहे थे। बिल्कुल इसी तरह है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक समझ लें कि वतीरा रहा है कि वो एक पॉलिसी एक दिन बनाते हैं, दूसरी पॉलिसी दूसरे दिन बनाते हैं। गवर्नमेंट का एक हिस्सा कोई पॉलिसी पे काम कर रहा होता है, दूसरा किसी और पे कर रहा होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उनसे बात करें तो वो कहेंगे ये गलत चीज़ है। इसी तरह सोलर पैनल्स पे अभी 10% GST लगा दिया था पिछले साल, और इस साल बात हो रही है कि शायद और लगा दें। तो अगेन यानी एक तरफ जो है वो एक अच्छी चीज़ को इनकरेज करने की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब वो फाइनेंशियल बात आती है तो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नए प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है या सोच रहे थे, जिन्होंने प्लानिंग की हुई थी या जिन्होंने अभी सोलर लगाया था, उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट को खराब कर दिया या उसके एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को जो है ना डिस्टर्ब कर दिया। इसके अलावा आज भी गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज हैं, बड़ी मजे की बात है कि गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज हैं जैसे मुख्तलिफ स्कूल्स और प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स, हेल्थ सेक्टर्स, उनके टेंडर्स आए पड़े हैं जिसमें वो सोलर लगवाने की बात कर रहे हैं। तो एक यानी अजीब सी बात है कि एक तरफ से आप कुछ कह रहे हैं, एक तरफ से आप कुछ कह रहे हैं। बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के फायदे के लिए या एक सेक्टर, किसी भी सेक्टर के लिए, बट स्पेशली पावर सेक्टर के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी सेक्टर है कि आपकी एक पॉलिसी हो और वो लॉन्ग टर्म पे बेस्ड हो। ये ना हो कि आज पैसे कम पड़ रहे हैं तो इधर से काट लो, कल पैसे कम पड़ रहे हैं तो इधर से काट लो। एक अच्छी चीज को पहले इंकरेज कर रहे थे, फिर अचानक से जो है वो उसको डिस्करेज कर रहे हो। बस ये कोशिश तो करते हैं हम समझाने की, जाहिर है हमारा काम है कि हम जिधर तक बता सकते हैं अपने। तो आपके अभी तक इस हवाले से कोई बात हुई है किसी गवर्नमेंट पैनल से, अथॉरिटी से?
जी मल्टीपल टाइम्स हुई है। आप समझ लें कि पिछले 1 साल से ये पॉलिसी को 2 या 3 दफ़ा आई है मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, लेकिन हर दफ़ा जब वो ड्राफ्ट आता है तो मोर और लेस उस पर वही चीज़ फिर से आ जाती है जो कि पहले हमने जिस पे पहले कमेंट दिया होता है। अभी भी हम यही कह रहे हैं कि ये आपने जो 10 रुपए का रेट रखा है ये बहुत कम है। इससे होगा ये कि आगे जाके सार्फिन अपनी बिजली जो है वो एक्सपोर्ट करने के बजाय वो अपनी बैटरीज में लगाना शुरू कर देंगे, और बैटरी टेक्नोलॉजी अब काफ़ी बेहतर हो गई है, बैटरीज की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है। तो फिर ये होगा कि ये सारिफ जो कम अज़ कम शाम के टाइम पे तो डिस्को की बिजली इस्तेमाल करता है, वो सारिफ दिन के टाइम पे भी सोलर करेगा और शाम को अपनी बैटरी में लगा के खुद वो करेगा। तो 2 साल में या 3 साल में इससे डिस्कोस को बड़ा लंबा नुकसान होने वाला है। बड़ा यानी जो आज एक छोटा सा नुकसान आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप अपने लिए एक ज्यादा बड़ा खड्डा खोद रहे हैं जो कि आगे जाके आपको मसला होगा, क्योंकि आपका रेवेन्यू ड्राई अप हो जाएगा। और जो इस वक्त देखें, जब भी पॉलिसी बनाते हैं ना तो दुनिया का तकाजा भी देखना पड़ता है, टेक्नोलॉजी भी देखनी पड़ती है, अगले 5 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है ये भी देखना पड़ता है। ये तो इसी तरह की चीजें हैं जैसे कि जब हम सबके पास टेलीफोन हुआ करते थे, फिर मोबाइल फोन आए, फिर मोबाइल फोन्स के बाद इंटरनेट फोन आ गए। तो आप अगर अपनी पॉलिसी में ये चीज नहीं सोचेंगे और आप सोचेंगे कि बस दुनिया वहीं खड़ी रहेगी जहां मैं खड़ा हूं, तो फिर आगे जाके आपने नुकसान करना है। उसका मसला ये है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर कोई नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और आखिर में कुर्बानी का बकरा तो बेचारा आम आदमी बनेगा, जो सोलर सारिफ है, जिसने अपने पैसों से अपने घर पे सोलर लगाया है, वही बनेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दफा शायद कुछ बेहतर हो जाए। पिछले 1 साल से तो हमने बड़ी दफा कोशिश की है, मुख्तलिफ फोरम्स पे लेके गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वो जो एक ऊपर से ऑर्डर आ गया तो बस फिर वो होना होता है। तो कुछ इसी तरह का इधर भी चल रहा है। लेकिन आई बिलीव कि जो आपने बात की कि हमें शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के बजाय लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के हवाले से भी सोचना है। थैंक यू वेरी मच वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान में स्किन केयर और ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से फैल रही है, एक्सपैंड कर रही है, और हर चंद माह बाद एक नया जो के लिए ना मेडिकल ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाया जाता है। हालिया दिनों में जी एक्सोसोम्स के नाम से एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पे बड़ा आ रहा है। ब्यूटी क्लिनिक्स हों, ऑनलाइन स्किन केयर ब्रांड्स हो, उसमें गैर मामूली तवज्जो हासिल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए एंटी एजिंग हो, ग्लोइंग स्किन हो, स्किन रिपेयर हो, इसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत सारे ट्रीटमेंट्स विदाउट रिकमेंडेशन इस्तेमाल करती हैं, और उसको सेफ़ तरीके से इस्तेमाल करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बार फिर क्या हम खूबसूरती के नाम पर नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है? डॉक्टर सारा रऊफ़ हमारे साथ मौजूद है, एस्थेटिक फिजिशियन है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सारा, कैसी हैं आप? थैंक यू, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सारा, पहले तो हम हर कुछ अरसे बाद एक नया ट्रेंड सुनते हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स के बारे में सुनते हैं। मैं चाहूँगी आप इसके हवाले से भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि एक्सोसोम्स होते क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सोसोम्स जो हैं ये कोई मिरेकल या मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है जो 10 इयर्स यंगर या फिर ओवरनाइट आपकी स्किन बिल्कुल यंग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं और करते क्या हैं। बिल्कुल सही। ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल्स से सिक्रीट होते हैं, और बेसिकली करते क्या है, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं, सिग्नलिंग देते हैं, जिसकी वजह से सेल्स की हीलिंग होती है, ग्रोथ होती है, इन्फ्लेमेशन जो है एक्सक्यूज़ मी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, फाइब्रोब्लास्ट्स की स्टिमुलेशन होती है। जब फाइब्रोब्लास्ट की स्टिमुलेशन होती है तो उसकी वजह से कोलेजन की प्रोडक्शन होती है, इलास्टिन की प्रोडक्शन होती है। काफ़ी सारे इसके फ़ायदे होते हैं जो कि मेडिकली प्रूवन है, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो है उनसे हमें पता चलता है। लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। ओवरनाइट इसका कोई बेनिफिट नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया पे कहा जाता है। ये इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि ये ओवरनाइट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या टाइम होता है, ये प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग है, इसका इम्पैक्ट कितने अरसे बाद आता है, और क्या ये हर एक के लिए सेफ़ है? डॉक्टर सारा। अच्छा देखें, होता क्या है, करते इसको कैसे हैं। ये वायल्स में हमें मिलता है, और ये आता कहाँ से है? बेसिकली इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम आइदर अमेरिका या फिर कोरिया से, या फिर कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है इसको। अब इनको हम या तो टाइनी इंजेक्शंस, जो माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, उनकी फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर माइक्रो नीडलिंग के साथ, आरएफ माइक्रो नीडलिंग के साथ, या फिर लेज़र्स के बाद इनको सुपरफिशली अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब रिज़ल्ट्स की अगर बात करें तो रिज़ल्ट्स में एक तो होता है कि इमीडिएट रिज़ल्ट,
ठीक है, इमीडिएट रिजल्ट में आपको क्या मिलता है वो भी इट्स नॉट लाइक कि अभी आपने अप्लाई किया अभी रिजल्ट आ गया, इट स्टिल टेक्स फ्यू डेज। ओके और उसमें क्या है कि यू फील अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्लो, ओके और स्किन की हाइड्रेशन इम्प्रूव हो जाती है, और इसके अलावा अ लिटिल बिट ऑफ ब्राइटनेस इज देयर ओवर टाइम। और ये होता है 3 to 5 days 7 days में। ओके 4 to 6 weeks तक इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद द ट्रीटमेंट, आपको अपनी स्किन टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, एक्ने स्कार्स जो हैं वो हील होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कम होती है, और पिगमेंटेशन जो है वो रिड्यूस होती है। तो इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग दैट्स डन एंड देन soon after that you will see the result. और ये कितना आपने जैसे कहा कि 4 to 5 days में इमीडिएट रिजल्ट आता है, और अगर आप रेगुलर करें तो क्या इसकी जो डोज है या अगर आप इसको यूज़ करें कितने डेज़ में करते हैं हम लोग? अच्छा, इसके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसका प्रोटोकॉल एक देते हैं नॉर्मली, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोसोम्स होते हैं, कहाँ से इंपोर्ट किए गए हैं, और फिर इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि जहाँ से आप ले रहे हैं वो ऑथेंटिक सोर्स हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ इसको ख़तरनाक बनाती है, आई थिंक एक्सोसोम्स देमसेल्व्स आर नॉट डेंजरस, लेकिन जो मसला है वो ये है कि कहाँ से सोर्स किए गए हैं, जहाँ से बनवाए गए हैं या फिर जहाँ पे बनाए गए हैं वो एनवायरनमेंट रेगुलेटेड थी या नहीं, और जो जब उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सोसोम्स जो होते हैं वो कोल्ड चेन के साथ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो वॉज दैट कोल्ड चेन मेंटेन्ड प्रॉपरली और नॉट, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि कितना इसको किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए, तो जो हमारे पास जो वेंडर्स होते हैं जो कि कंपनीज इन्हें हमें देती हैं वो एक प्रोटोकॉल के साथ देती हैं। कुछ एक्सोसोम्स होते हैं विच हैव टू बी डन ऑन मंथली बेसिस, मतलब कि 3 सेशंस चाहिए होते हैं 1 month की बेसिस पे, और आफ्टर दोज 3 sessions further treatments are usually not needed for 6 to 12 months. तो साल तक यूजुअली कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, यू आर सॉर्टेड, ऐसा ही है। और कुछ होते हैं जो कि कहते हैं कि आपको एक ट्रीटमेंट के बाद भी रिजल्ट मिल जाता है एंड देन यू डोंट नीड एनी फर्दर फॉर नेक्स्ट 6 months. तो इट वेरीज। और इज इट सेफ फॉर एवरीवन या नहीं? हर एक एज ग्रुप के बाद में बात करें या जिसके स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वही बात है कि सोशल मीडिया पे सब कुछ ऐसे दिखाया जाता है कि हर कोई इसको घर पे बैठे इस्तेमाल करे, यू आर सॉर्टेड, मतलब ये वाली एक इम्प्रेशन जा रहा है। तो मैं चाहूँगी इस बात को भी आप ज़रूर क्लियर करें कि ये हर एक के लिए सेफ़ है या नहीं, और एक एक्सपर्ट के पास जाना, एक एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाना, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट? देखिए, सेफ़ जो है वो कोई भी चीज़ नहीं है अगर उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया जाए। आई एग्री। बहुत ज़रूरी है कि जो भी ट्रीटमेंट लेनी है उसको प्रॉपर डॉक्टर से, प्रॉपर क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से डिस्कस करके, हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, हर किसी का स्किन कंसर्न डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो एक बंदे को सूट कर रही है उसी कंसर्न के लिए वही चीज़ दूसरे को भी सूट करे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन लें और फिर उसके लिहाज से ट्रीटमेंट हो। और ये जो इंस्टाग्राम को देख के या फिर टिकटॉक को देख के या फिर इन्फ्लुएंसर्स को देख के ट्रीटमेंट्स लेना और ख़ुद से करना, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ओवर द काउंटर एक्सोसोम्स मिलते भी नहीं है, लेकिन अगर मिलें तो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस, उनको कभी यूज़ ना करें। अल्लाह, ये तो बात समझा के हम थक गए हैं, लेकिन अब आई बिलीव कि मैं रिसेंटली हम अपने शो में भी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ओज़ेम्पिक के इस्तेमाल के ऊपर। मैंने लिटरली फार्मेसीज़ के ऊपर ख़वातीन का रश देखा है कि उनको ओज़ेम्पिक चाहिए एंड दे वांट टू यूज़ इट, और दे हैव नो आइडिया कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, बस वो इमीडिएट रिजल्ट्स। ये जो डॉक्टर सारा हमारे यहाँ स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हों, बालों के इश्यूज़ हों या कोई भी ट्रीटमेंट हो, हमें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, हमें शॉर्टकट्स चाहिए कि ये हमने ट्रीटमेंट कराया हमारे स्किन पे ग्लो आ जाए। एज अ डॉक्टर, हाउ डू यू फील अबाउट इट कि ये जो इन्फ्लुएंसिंग या हम कह लें कि सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा ख़वातीन लड़कियों को आदी कर दिया है कि आप बस ये करेंगे तो आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे, यू नो फिल्टर लाइफ आ जाएगी आपकी? ये बिल्कुल गलत है, और ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना लोगों की बहुत ख़राब हो रही हैं इस चीज़ की वजह से, और ये एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो फिर आगे उन्हें गलत ट्रीटमेंट्स की तरफ और इमीडिएट रिजल्ट्स की तरफ लेके जाती हैं, जो कि होता नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है, मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं ना, सबसे पहले आई टेल देम वेरी क्लियरली कि आपको कुछ सेशंस चाहिए होंगे, जो भी ट्रीटमेंट करवानी है, एक्ने की है, पिगमेंटेशन की है, किसी और चीज़ की है, स्किन सैगिंग की है, जो भी है, कुछ सेशंस चाहिए होते हैं। और अगर वो सेशंस नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि आई हैव दिस कंसर्न, नाउ आई वोंट गो इन द डिटेल,
लेकिन वो कहते हैं कि ये कंसर्न है, मुझे एक ही ट्रीटमेंट चाहिए, एक ही ट्रीटमेंट में एक ही सेशन चाहिए, उसमें मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, इसके बाद मेरा कभी मसला वापस ना आए वाओ। और उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत भी ना पड़े किसी और ट्रीटमेंट की, तो ऐसी एक ट्रीटमेंट आप मुझे कर दें। तो आई हैड टू रियली स्पेंड टाइम ऑन एजुकेटिंग हिम कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, हर ट्रीटमेंट का टाइम होता है। बिल्कुल। एक तो आप अगर ट्रीटमेंट करवाते भी हैं तो उसके इवन पहली ट्रीटमेंट का रिजल्ट आने में कुछ दिन तो लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इट टेक्स टाइम, क्योंकि देयर इज नो मैजिक ट्रीटमेंट, देयर इज नो मिरेकल ट्रीटमेंट इवन अवेलेबल आपको एनीवेयर। बुखार की दवाई खाने के बाद दोबारा खानी पड़ती है, तो ये तो फिर आपकी स्किन और बहुत मेजर इश्यूज हैं जिनको आप और कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी आपको पता होती हैं ओवर द काउंटर, इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, क्रीम्स मिल जाती हैं जो आपको इमीडिएट रिजल्ट दे बाद देती में हैं। जो उसमें हाल होता है वो तो एग्जैक्टली उनसे तो दूर भागें, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना उन्हें, क्योंकि वो इमीडिएटली तो स्किन को ग्लो दे देती हैं और स्किन को फेयर भी कर देती बिल्कुल हैं, सही। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ वीक्स के बाद स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, Yeah. पिगमेंटेशन, एक्ने, फ्लेयर अप, सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो ये जो इमीडिएट रिजल्ट की जो वो है ना दौड़। शौकीन लोग, वो इस चीज़ को प्लीज़ ज़रूर समझें कि दिस इज़ वेरी डेंजरस। थैंक यू वेरी ऐसा मच नहीं डॉक्टर होता। सारा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। डॉक्टर सारा रऊफ हमारे साथ मौजूद थी, एस्थेटिक फिजिशियन। और एक्सोसोम्स के हवाले से डॉक्टर सारा ने आपको बताया कि ये कोई ट्रीटमेंट किसी के लिए सेफ़ नहीं है, बट अगर आप इसको सही तरीके से और सही इंसान से या डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो शायद इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बेहतर आए। लेकिन ओवर द काउंटर और सोशल मीडिया देखकर आप कुछ भी किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए अनटिल और अनलेस आप खुद डॉक्टर को विजिट ना करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, अब जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन ख़वातीन के लिए, चूँकि पाकिस्तान में जब ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं तो बहुत बड़ी तादाद है जो हार्मोन इम्बैलेंस का शिकार है और जिनकी अलामात बहुत मेजर होती हैं। आपका वेट गेन कर रहे होते हैं, आप मुसलसल लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, फिर स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं। सो ये जो आपका हमारा जो बदलता हुआ लाइफस्टाइल है इसने हमारी सेहत के ऊपर भी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको इन सारी चीज़ों को क्योर करने में हेल्प करती हैं। आज हम हर्ब्स के हवाले से बात करेंगे। एक पुराना रवायती तरीका इलाज है और इलाज भी कह लें और वैसे भी अगर आप इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें तो बहुत सारी चीज़ों को आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं और इन्हें हार्मोन सपोर्ट के तौर के ऊपर भी तस्लीम किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। अब हम आज इस हवाले से बात करेंगे और बड़ी पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अपना ब्रांड खुद चलाती हैं और इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे लिए लेकर आती हैं। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम अर्मिला, कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू, ठीक वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी टिप्स मिलती हैं जब आप आती हैं। आज आप हमें हर्ब्स के हवाले से बताने वाली हैं, वो भी अपने ब्रांड के हवाले से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आज मैं 2 हर्ब्स के बारे में बात करने लगी हूँ अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला की। क्वीन ऑफ हर्ब्स, अडेप्टोजेनिक हर्ब्स यानी हार्मोन और स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाली शतावरी, और किंग ऑफ अडेप्टोजेनिक हर्ब्स यानी स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाला जो किंग ऑफ हर्ब्स है, अश्वगंधा। मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं शतावरी और अश्वगंधा के हवाले से। एक शतावरी जड़ी बूटी मेरे पास अवेलेबल है। शतावरी जड़ी बूटी के जब आप ऑर्गेनिक पाउडर्स की तलाश में जाते हैं आपको सफ़ेद और पेल येलो में मिलते हैं। पेल येलो वाला हमेशा सुपीरियर होता है, जो कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का है। एक अश्वगंधा पाउडर भी है मेरे पास अलग से, और एक ये मेरा प्रोडक्ट है हार्मोलेंस। इसमें शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला और अनारदाना जो है वो शामिल है। शतावरी के फ़वाइद से मैं बात करूंगी। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि 13 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक हर औरत को शतावरी की ज़रूरत है। शतावरी आयुर्वेदा की बड़ी नायाब हर्ब है। शतावरी का लफ्ज़ शत से निकला है। शत का मतलब है 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा रंग या 100 से ज़्यादा लिबास नहीं, बल्कि 100 से ज़्यादा फ़ायदे वाली हर्ब। इसकी तासीर कड़वी होती है, ठंडी होती है और ये बड़ी न्यूट्रिएंट डेंस हर्ब है। अगर आप मिनरल्स की बात करें, इसमें जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज हर चीज़ मौजूद है। यानी आपकी इम्यूनिटी से लेके आपकी हड्डियों से लेके, क्योंकि जिंक हार्मोन्स में भी हेल्प करता है, हार्मोन से लेके आपके ब्लड शुगर लेवल से लेके आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल से लेके हर चीज़ को रेगुलेट करती है। औरतों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शतावरी एक फाइटो
एस्ट्रोजन है। हमारे जिस्म में दो तरह के एस्ट्रोजन हार्मोन्स एक दूसरे के साथ बैटल में होते हैं। एक गुड एस्ट्रोजन फाइटो एस्ट्रोजन जिसको ऊपर होना चाहिए, एक टॉक्सिक एस्ट्रोजन जीनो एस्ट्रोजन जिसको जिस्म से फ्लश आउट होना चाहिए। शतावरी एक बड़ी पोटेंट फाइटो एस्ट्रोजेनिक हर्ब्स है जो जिस्म के एस्ट्रोजन लेवल्स मेंटेन करती है, और जो औरतें कंसीव करना चाह रही हैं उनके लिए ब्लेसिंग है। मैं आपको उंगलियों पे गिन के नहीं बता सकती मेरी कितनी पेशेंट्स ने माशाल्लाह मेरी शतावरी जड़ी बूटी और मेरा हार्मोन्स पाउडर लेके कंसीव किया है। कंसीव करने के लिए नॉर्मली आपके पास जो लड़कियों में प्रॉब्लम आती है ना, वो आपके पास या तो फॉलिकल डेवलपमेंट में आती है, अंडे के बाहर जो लिफाफा होता है उसमें, शतावरी उसमें भी हेल्प करती है। जो मैच्योरेशन ऑफ एग है, उस लिफाफे के अंदर जो अंडा मैच्योर हो रहा होता है, शतावरी उसमें भी हेल्प करती है। और जो टाइमली रिलीज ऑफ एग है, अगर वो ना हो ना तो भी लड़कियां बच्चियां कंसीव नहीं करती हैं, उसमें भी हेल्प करती है। इवन के एस्ट्रोजन लेवल्स को इंप्रूव करके जो लड़कियां अपना ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करना चाहती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शतावरी ब्रेस्ट मिल्क, अगर आपको दूध ज़्यादा नहीं आता, बच्चे को दूध पिलाना चाहती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। PMS में जितनी भी लड़कियों को ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प्स होती है, सर में दर्द होती है, मूड स्विंग होती है, शतावरी उसमें आपको हेल्प करती है। मीनोपॉजल औरतें जो हैं, मेरी इतनी सारी पेशेंट्स थी जिनको हॉट फ्लैशेस होते थे, रात को नींद नहीं आती थी, मूड स्विंग्स होते थे, रात को शतावरी जड़ी बूटी उन्होंने लेना शुरू की है एंड दे फील ग्रेट। इसमें आपके पास गैमा लिनोलेइक एसिड मौजूद है। गैमा लिनोलेइक एसिड आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि इतना महंगा सिंथेटिक सप्लीमेंट अब आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। शतावरी इन सब चीज़ों का आपके पास मैनेज करती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल्स जो है वो मैनेज करती है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, 1/4 टीस्पून से आपने स्टार्ट करना है। मैक्सिमम इसकी डोज आप 5 ग्राम पे जाएंगे, यानी वो 1 टीस्पून होती है। लेकिन अगर आप इसको सारी ज़िंदगी लेना चाहते हैं अरमला, जिस तरह मैं लेती हूँ, तो आप इसको 1/4 टीस्पून रात को सोने से पहले, दही इज़ द बेस्ट तरीका, आपको नींद भी अच्छी आएगी। या आपकी जो रिलैक्सेशन हार्मोन है, स्लीप हार्मोन है, मेलाटोनिन, उसकी प्रोडक्शन को भी आपके पास रेगुलेट करती है। उसमें आप ले लें। अगर आपको दही और दूध सूट नहीं करता, आप इसको अपने नीम गर्म पानी, इट्स एन एक्सीलेंट ऑप्शन, उसमें आप इसको ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। www.holisticwisdombysaharchavla.com पे आपने जाना है और आप शतावरी जड़ी बूटी को ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट जो है शतावरी, ये ISO सर्टिफाइड है, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इसके ऊपर सारे ठप्पे लगे हुए हैं। सिर्फ वो लोग जो थायराइड की मेडिकेशंस ले रहे हैं, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है और वो थायराइड की मेडिकेशंस ले रहे हैं, उन्होंने नहीं लेना, ये उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है। जिनको हाइपरथायराइडिज्म है, उन्होंने नहीं लेना, उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है। अगर आप थायराइड की मेडिसिन नहीं ले रहे और आपको हाइपोथायराइडिज्म है, इनफैक्ट शतावरी और अश्वगंधा आपको मदद कर सकते हैं उसको हील करने में, लेकिन आपने उसको अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ लेना है। रेस्ट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एवरीबडी कैन यूज इट। दूसरा जो मैं अपनी हर्ब की बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ द किंग ऑफ एडेप्टोजेनिक हर्ब। अच्छा, औरतों के लिए ना मेरा अश्वगंधा भी है बॉटल इसी तरह की मेरे पास अवेलेबल, उसको भी आपने उसी वेबसाइट से ऑर्डर करना है। औरतों के लिए ना बेस्ट हर्ब शतावरी है, इससे उसको क्वीन कहा जाता है। मर्दों के लिए बेस्ट हर्ब अश्वगंधा है। अश्वगंधा, क्योंकि मैंने मर्दों की बात की है तो मर्दों के फवाइद से स्टार्ट करूँ। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बूस्ट करती है, स्पर्म क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, यानी जिन मर्दों का स्पर्म की शेप ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वांटिटी ठीक नहीं है, नंबर्स ठीक नहीं है, ये हर चीज़ को आपके पास इंप्रूव करता है। हम लोग ओवर द काउंटर जाके बगैर सोचे समझे एंटी डिप्रेसेंट्स उठाते हैं, एंग्जियोलिटिक्स उठाते हैं। मैं इतने पेशेंट्स का अश्वगंधा से और शतावरी से मूड जो है, मूड डिसऑर्डर्स, उसको ट्रीट कर चुकी हूँ। डिप्रेशन इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमारे पास पेशेंट को डिप्रेशन होती नहीं है, या उसका गट खराब होते हैं, उसका स्ट्रेस हार्मोन ठीक नहीं होता। अब अश्वगंधा आपके पास मूड रेगुलेटर इतना जबरदस्त क्यों है? उसकी रीजन आपके पास ये है कि आपके गुर्दों के ऊपर के जो ग्लैंड होते हैं ना, वो एक हार्मोन और एक केमिकल से आपका मूड कंट्रोल करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन और आपके पास नॉरेपिनेफ्रिन केमिकल। अश्वगंधा इकलौती ऐसी हर्ब है जो इन दोनों स्ट्रेस रेगुलेटिंग हार्मोन्स पे लगाम डाल सकती है। इसकी भी डोज, इसके भी लेने का तरीका वही है जो शतावरी का है, और इसको भी उसी तरह थायराइड के पेशेंट्स ने जो है वो कंपैरेटिवली अवॉइड करना
है आपके पास। औरतों के लिए भी अश्वगंधा बहुत ज़बरदस्त है, मर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बट इफ़ यू हैव टू पिक एंड चूज़ तो औरतें हार्मोन्स के जितने भी प्रॉब्लम है आपको शतावरी हेल्प करेगी। अगर आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो नीचे है वो उसको ऊपर ले जाएगी, अगर वो ऊपर है तो वो उसको नीचे ले जाएगी। सिर्फ जो औरतें प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने आपने कोई भी हर्ब इस्तेमाल नहीं करनी होती है। रेस्ट एवरीबडी कैन यूज़ इट। अश्वगंधा को भी लेने का बेस्ट टाइम रात का है, बिकॉज वो भी आपकी नींद बेटर करेगा। और नॉर्मली पता है क्या होता है कि लोग डायबिटिक होते नहीं हैं, लेकिन इतना अरसा उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन और कॉर्टिसोल हाई रहता है कि वो डायबिटिक बन जाते हैं। क्योंकि कॉर्टिसोल जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई रहे ना, वो ब्लड में शुगर की सिक्रीशन आपके पास बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इनडायरेक्टली अगर आपको स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, अश्वगंधा और शतावरी उसको भी ट्रीट करेगा। अब ये अलग प्रोडक्ट मैंने हार्मोलेंस क्यों निकाला है, क्योंकि एक मैंने शतावरी निकाला है, एक अश्वगंधा, एक हार्मोलेंस। हार्मोलेंस में हमने कैलकुलेट करके आई हैव अ टीम ऑफ फार्मासिस्ट, आई हैव अ टीम ऑफ हर्बलिस्ट जो सर्टिफाइड हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, जो कि ये प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर हम इसको अप्रूव करवाते हैं। ये क्वांटिटीज़ अप्रूव्ड हैं इसमें अश्वगंधा की, अशोका की, आंवला की, अनारदाना की। दिस इज़ द बेस्ट वे। ये लेडीज़ के लिए प्रोडक्ट है, इससे मैंने इसका नाम हार्मोलेंस रखा है। जिन बच्चियों को PCOS है, जिन बच्चियों को पीरियड्स की ब्लीडिंग बहुत कम आती है, जिन बच्चियों का ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, जो बच्चियाँ कंसीव करना चाहती हैं, आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें और इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। शतावरी आपके पास रूट हर्ब है जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन इसके फूल और पत्ते भी हम लोगों ने ग्राइंड करके जो है वो इसमें इस्तेमाल किए और ये हैं। पाउडर फॉर्म में डॉक्टर साहब? ये पाउडर फॉर्म में सारे जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं ना, सारे वो आपके पास पाउडर फॉर्म में। ये मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए डब्बा जो है, और आप लोग देख रहे होंगे इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन है, थोड़ा सा येलो की तरफ है, क्योंकि इसमें हमने अच्छे वाली जो शतावरी है, प्रीमियम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं हमने यूज़ किए हुए हैं। प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ये सारी हर्ब्स कोई भी 1800-2000 से ऊपर नहीं है, एंड दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी। यू कैन वाउच फॉर इट दैट यू कैन गेट इन पाकिस्तान। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगी कि इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर कहूँ, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि जी ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, और अगर ये आपको इतनी ऐसी हर्ब्स मिल रही हैं जो कि ऑलरेडी एक पैकेज्ड फॉर्म में है, तो आई बिलीव कि बड़ी हेल्प करती हैं आपकी समहाउ ओवरऑल चीज़ों को बेहतर करने में। मेडिकेशन से बेहतर है कि आप नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, वो समहाउ ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है, लेकिन थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इम्पैक्ट तो आता ही आता है। और होलिस्टिक बाय डॉक्टर सहर चावला, आप इसको ज़रूर विजिट करें, इनकी वेबसाइट, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं आपको कल दोबारा देख रही हूँ, आई बिलीव डॉक्टर सहर कल फिर हमें ज्वाइन करेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। जनाब, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम आपको लाहौर के नासिर बाग में लिए चलेंगे, जहां पानी को कंट्रोल करने और बेहतर इंतज़ाम के लिए एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ इक़साम के जदीद मॉडल्स और टेक्निकल सोल्यूशंस पेश किए गए और लोगों ने इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया। इस हवाले से हैदर खरल हमें बता रहे हैं। मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खरल। नाजरीन, यहाँ पर पानी को कंट्रोल करने के हवाले से नुमाइश का एहतमाम किया गया है और पैगाम ये दिया जा रहा है कि पानी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और मुख्तलिफ जो बात की जा रही है, जो मॉडल्स हैं वो पेश किए गए हैं। हम भी समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। नासिर बाग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पानी को कंट्रोल करने के हवाले से नुमाइश का एहतमाम किया गया है। इमरान अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज पानी को कंट्रोल करने के हवाले से नुमाइश लगाई गई है, तो इसका मकसद क्या है? देखें, बेसिकली जो रिसर्च है वो तो बहुत सालों की है, जिसमें जो आर्टिस्ट हैं फैसल अनवर, उन्होंने जो है वो पिछले 5-6 साल से लम्स की टीम है, डॉक्टर मुर्तज़ा ताज हैं, डॉक्टर अतीक हैं, और फिर कैनेडियन कुछ रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर जेसन हैं, इन सब ने मिल के पिछले 5-6 सालों में जो भाषा डैम हमारा बन रहा है उस एरिया को बहुत स्टडी किया है।
वहाँ पे जो स्टोन्स हैं जो हिलाए जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं या उनको जो है मूव किया जा रहा है, उससे लेकर इस पूरी स्टडी को जो लाइव स्टडी इन्होंने की है उसमें जो हमें भी अब पता चलता है पंजाब में रहते हुए, लाहौर में रहते हुए, कि हमारे ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, ये जो आपने जी। दिखाने की कोशिश की है, ये थोड़ा सा समझाएं। बेसिकली पानी को जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आइदर हम उसको बाउंड्रीज़ में रख से कंटेन करते हैं। समटाइम्स पानी जो एक कुदरती चीज़ है वो कितना कंट्रोल हो सकता है, और कभी कभार उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो उसको जो है ना पोर्ट्रे करने की कोशिश की है थ्रू अ डिजिटल मीडियम। तो ये स्टोन पड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये आपने इधर क्यों रखे हैं? बेसिकली इस पूरे एरिया को, ये हम अंडरग्राउंड म्यूज़ियम है। अच्छा, इसमें कुछ जी। मुझे नज़र भी आ रहा है, ये क्या चीज़ है? जी, ये कार्विंग्स हैं जो ओल्ड जो आप ट्रेडिशनली वहाँ पे देखते हैं एरिया में, उनकी कार्विंग्स हैं। और ये जो हैं ऑटोमेटिकली उन जगहों पे जहाँ पे ये स्टोन्स पाए जाते हैं उधर आपको ये ऐसी पुराने, यानी कि मैं जो बताऊँ आपको तो ये 1600 साल पुराने स्टोन्स हैं। और उसका रेप्लिका ये ओरिजिनल नहीं है। ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं फैसल अनवर, उन्होंने आगे कुछ और मज़ीद प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। साइन हमें देखने को मिल रहा है, इसका क्या मतलब? देखें, जैसे बुद्धिज़्म की हम बात करते हैं, या इस्लाम जब पाकिस्तान में या इस एरिया में आया ख़ित्ते में, तो शुरू में जो कार्विंग्स होती थी बहुत पहले, उससे हम बातचीत करते थे। इसको स्टोन एज की बात मैं कर रहा हूँ। उससे ये जो कार्विंग्स हैं वो डिराइव की हुई हैं, और वो इन स्टोन्स, क्योंकि वो एरिया जो है वो बहुत अनटच्ड और बहुत पुराना एरिया है। वो हमारी हिस्ट्री में भी देखा जाए तो गिलगित, चिल्लास और ये सारे एरियाज़ जो हैं वो बहुत पुराने और अनटच्ड हैं। अच्छा, ये तो हो गया स्टोन की बात हमने कर ली। ये सामने भी स्क्रीन लगी हुई है और इस पर जो हमें देखने को मिल रहा है, ये पानी ज़मीन की सतह के नीचे है, तो इसका क्या मकसद? देखें, जो मैं बात कर रहा था कि अब लाहौर में भी हम लोग जब पानी के लिए डिग करते हैं तो पहले, आज से कोई 15 साल पहले 100 फुट पे जाके हमें पानी मिल जाता था। अब वो 200-250 फुट से भी जो है हमें पानी नहीं मिल रहा होता। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ेर ज़मीन जो पानी का बहाव है और पानी है उसकी कमी होती जा रही है, और इट्स वेरी अलार्मिंग ऑब्वियसली। तो आर्टिस्ट ने उसी को जो है उसमें कोशिश की है कि दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशंस, जो हम अभी जैसे अगर हम जो सामने नज़र आती है एक चीज़, स्मोक की बात करते हैं, तो हमें जैसे हुकूमत ने इतना मज़ेदार तरीके से उसे संभाला है, इसी तरह से ये भी बहुत सारे नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं। इनको कैसे हमने हैंडल करना है इंटेलिजेंटली, और इस पे फिर ओवरकम आके हमने इसको कैसे महफूज करना है, वो बहुत इस वक्त ज़रूरी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। हुकूमती सतह पर इसका कोई मैसेज जा रहा है? बिल्कुल। देखें, ये तो सिर्फ नॉट ओनली पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जिस तरह से सिर्फ पानी की नहीं, अगर हम बात करें नेचुरल कुदरती किसी भी चीज़ की बात करें, तो ये इस तरह के आर्टिस्ट और आर्ट एग्जीबिशंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म करते हैं, और वो जो इतनी भी रिसर्च उन्होंने इतने सालों की होती है वो फिर पूरी तरह से नज़र आती है। अच्छा, ये जो मॉडल आपने बनाया है, इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी देखें, अगेन वही, इससे जो आर्टिस्ट ने फैसल अनवर साहब ने काम किया है, इसमें वो मॉनिटर कर रहे हैं कि पानी का लेवल्स किस तरह से नीचे हो रहा है और कितनी तेज़ी से वो ऊपर जा रहा है। जो अभी हमने बात की ज़ेरे ज़मीन और ज़मीन से ऊपर की, जो पानी को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस छोटे से क्यूब में उन्होंने इसकी पूरी एग्जांपल दी है कि पानी की सतह किस तरह से नीचे और ऊपर हो रही है। और ये मेरे ख्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन इनकी है, और जो मैंने बात की रिसर्च की इनकी 5 साल, उसके थ्रू इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इसको मॉनिटर किया है, और उसको कह लें कि इस वक्त भी जो इनकी मॉनिटर करने की तरीक़ाकार है, अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त अंडर द ग्राउंड हैं, तो इसलिए ये हम ऑनलाइन नहीं दिखा सकते, अदरवाइज़ ये ऑनलाइन रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर हो रहा होता है। अच्छा, मुझे वो पत्थर नज़र आ रहे हैं सामने। जी बिल्कुल। और ये भी नुमाइश का हिस्सा है, तो ये बताइएगा कि ये पत्थर आपने इधर रखे हुए हैं, ये क्यों रखे हुए हैं? देखें,
कुछ चीज़ें आपके बस में हैं, कुदरती तो आपके बस में चीज़ें नहीं हैं। कुदरत तो नहीं। हाँ, तो वो जो चीज़ें जिस तरह से लाएअमल कुदरत का तैयार होता है, उसको हम कभी कभार हमारे फ़ायदे में उस तरह से रह जाती हैं चीज़ें, बिल्कुल। अब ये देखें, पत्थर जो हैं ये आप इतनी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छे पर्पज़ के लिए, लेकिन इन पत्थरों को भी तो सेव किया जा सकता है। इनकी अपनी भी तो एक लाइफ और एक नोयत है, उस पे इन्होंने ये बात की। अच्छा, आप इधर नुमाइश में आई हुई हैं, तो आपको ये सारे मॉडल्स देख के क्या लगा? मुझे एक वेरी इनोवेशन काइंड ऑफ लाइक इन आर्ट वर्ल्ड भी इटसेल्फ, और किस तरह हाउ हम इकोलॉजी को और हम अपने सराउंडिंग्स को देख रहे हैं, और लाइक हमारा उन पे क्या इफ़ेक्ट है, और एट द सेम टाइम उनका हम पे क्या इफ़ेक्ट है। वो मुझे एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लग रहा है टूवर्ड्स आर इंटायर प्लानट। और आई रियली थिंक कि बिकॉज बहुत ज़्यादा डिजिटल काम है और बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ हुई हुई हैं, बहुत मोटर्स यूज़ हुई हुई हैं, और बहुत जिस तरह वीडियोस बहुत ज़्यादा जनरेट हुई हैं, तो एक डिजिटल मीडिया, एक न्यू मीडिया जो इस्तेमाल है, ऑब्वियसली तो वन फैक्ट के वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, और वो किस तरह हम पे इम्पैक्ट कर रहा है एट द सेम टाइम। तो वो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में साथ कोलैबोरेट करके चल रही हैं। आई थिंक आर इफेक्ट एंड देयर इफेक्ट। फैसल अनवर साहब हमारे साथ हैं, और फैसल साहब ये आपने तैयार की है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि इसका मकसद क्या है बनाने का और क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, ये एक अस्सलाम वालेकुम। ये एक जो इंसान की जो हिजरत होती है पिछले क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, ये उसके ऊपर डिपिक्ट कर रहा है उसको, जो पिछले 30 साल में पूरी दुनिया में लोग डिस्प्लेस होते हैं क्लाइमेट की वजह से। तो ये उन के ऊपर है काम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें लोकेशन बता रहा है पाकिस्तान की, और उसमें एक KPK की एक लोकेशन बता रहा है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि कितने लोग डिस्प्लेस हुए। और ये बता रहा है वहाँ पे कि ह्यूमिडिटी, ये काम जो है क्लाइमेट के ऊपर है, इकोलॉजी पे है। इकोलॉजी की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए, ये उसके ऊपर है काम। तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। अच्छा, तो ये जो इससे पैगाम जो है वो क्या जा रहा है, और हुकूमत इस पे क्या सोचती है? पैगाम तो सिर्फ ये है कि हमें गौर व फिक्र करना चाहिए इन्वायरमेंट का। पैगाम ये भी है कि हम जब डिसीजंस लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसमें इन्वायरमेंट के साथ, लोगों के साथ, और हम एक दूसरे के साथ उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और जो हमारे इर्द गिर्द चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट की, वो हमारी रियलिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, जो कि हमारे साथ हैं, और से हम सब इम्पैक्ट हो रहे हैं। जो अब जैसे वेदर पाकिस्तान के भी चेंज हो रहे हैं, उससे हम सब लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक मेरा सवाल पैगाम के अलावा एक सवाल है कि हम वो डिसीजंस जब आप लेते हैं, जब आप इस तरह के हमारे चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट में, उसका सोशल लेवल पे क्या इम्पैक्ट है। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि ये एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए ये नुमाइश का जो एहतमाम किया गया है, और ये आपने देखा और बड़े अच्छे तरीके से इसको डिस्प्ले किया गया है। अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दें। रब रखा।